नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सैरल सर के चैनल में सर। अब दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपका मध्यकालीन इतिहास से बनने जा रहा है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले दो वीडियो आधुनिक भारत के इतिहास से मैं बना चुका हूँ, जिसमें 50-50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया था। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा आज मैं 2-4 मिनट लंबा करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, होता क्या है, मैं थोड़ी सी एक जानकारी देना चाहूँगा। देखिए मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था वो आधुनिक भारत के इतिहास से था, और ये जो वीडियो बनने जा रहा है वो है आपका मध्यकालीन इतिहास से। मध्यकालीन इतिहास से, ठीक है दोस्तों। मध्यकालीन इतिहास यानी कि मेडिवल हिस्ट्री से। मेडिवल हिस्ट्री में क्या था दोस्तों, एक दिल्ली सल्तनत और एक मुगल वंश, ये पूरा ही मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आगे भी बनते रहेंगे इसके। देखिए दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश में क्या अंतर था। देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में जो सम्राट होते थे उन्हें सुल्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुल्तान। और मुगल वंश में बादशाह की उपाधि दी जाती थी। दिल्ली सल्तनत के अंदर आपके कई एक राजवंश आएंगे, जैसे कि एक गुलाम वंश या दास वंश, दूसरा एक आएगा आपका खिलजी वंश, उसके बाद फिर आपका तुगलक वंश, फिर उसके बाद एक सैयद वंश, फिर एक लोदी वंश। यानी कि इतने वंशों को इसमें जो है पढ़ना पड़ेगा आपको, और प्रत्येक वंश जो है हम आपको पढ़ाएंगे। और मुगल वंश में आपके बाबर हैं, हुमायूं हैं, अकबर हैं, जहांगीर हैं, शाहजहाँ हैं, औरंगजेब है, ठीक है। ये जो है मुगल वंश के शासक हैं। दोस्तों आपने देखा होगा किसी न किसी एग्जाम में, हर किसी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जो है मुगल कालीन यानी मध्यकालीन इतिहास से पूछा ही जाता रहता है। तो दोस्तों देखिए, मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा दोस्तों, हिस्ट्री को आप ये समझ के मत पढ़िए कि ये मैं एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, मुझे रटना पड़ रहा है। दोस्तों हिस्ट्री होती क्या है देखिए, हिस्ट्री क्या होती है? इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो कुछ बड़ा करते हैं। इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो कुछ बड़ा करते हैं, अन्यथा केवल 2 ही डेटें लिखी जाती हैं, ठीक है। अब बड़ा अगर आप अच्छा करते हैं तो आपका अच्छा इतिहास लिखा जाता है, अगर आप बुरा करते हैं तो आपका बुरा इतिहास लिखा जाता है। तो देखिए, इतिहास को आप पढ़ते वक्त इंटरेस्ट लेकर के पढ़िए, जानकारी बतौर पढ़िए, ताकि कहीं अगर बात चल रही हो तो आप उस बात को समझ सकें और उसमें आप अपनी जो है सहभागिता कर सकें। तो आपको जब जानकारी होगी तभी आप जो है कुछ बोल पाएंगे। तो हिस्ट्री को अगर आप इंटरेस्ट लेकर के पढ़ेंगे, जानकारी बतौर पढ़ेंगे, तो एक तो ये आपको याद बहुत जल्दी होगी, और दूसरी बात है कि इसमें आपको जानकारी मिलेगी, इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो मैं अब बढ़ता हूँ अपने दिल्ली सल्तनत के पहले वंश की ओर, जिसे कहा जाता है गुलाम वंश या दास वंश या मामलुक वंश। देखिए दोस्तों, इससे अभी मैं थोड़ा डिटेल बताने जा रहा हूँ आपको। इस गुलाम वंश के जो जितने भी राजा हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं इसी वीडियो में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, और उन क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। और एक एक क्वेश्चन जो है आप देखिएगा, उसमें डेट और एग्ज़ाम लिखा हुआ है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन्हें जो है शुरू से अंत तक बने रहिए, शुरू से अंत तक एक एक क्वेश्चन का लाभ उठाइए। एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन कब पूछा जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए देखते हैं। देखिए, ये गुलाम वंश क्या था? गुलाम वंश जो है, इसे मामलुक वंश या मोहम्मद गौरी के मृत्यु के पश्चात तुर्कों द्वारा भारत के विजित क्षेत्रों पर तुर्की शासन की स्थापना हुई, और इस क्षेत्र का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक बना। कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य अनेक शासक हुए, जिनमें प्रमुख शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन थे, जिन्होंने तुर्क सत्ता को सुदृढ़ सुदृढ़ीकरता किया। यानी सुदृढ़ीकरता मतलब इसे आगे बढ़ाया। ठीक है दोस्तों। देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ इसमें कितने राजा हैं। 11 राजा हैं। अब आप इन इन अगर बता, मैं आपको सभी के बारे में दूंगा अभी हल्का हल्का, ठीक है। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण हैं वो हैं एक आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, और दोस्तों ये आपके एक है बलबन, ठीक है दोस्तों। देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ी सी हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। आपको सारी चीज़ जो है
आगे क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे जो है गुलाम वंश का शासक यानी कि संस्थापक कहा जाता है, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इसने अपनी राजधानी जो थी वो लाहौर में बनाई थी। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किए गए कार्य कौन से थे। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही रखी गई। अजमेर में एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श कहा जाता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेना नायक था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो चौगान खेलते समय हुई थी। ठीक है दोस्तों। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था, आराम शाह। आराम शाह ने केवल कितने समय तक, 8 महीनों तक ही शासन किया। 8 महीनों तक ही शासन किया और इसकी जो है हत्या किसने कर दी, इल्तुतमिश ने कर दी। इल्तुतमिश के द्वारा इसकी हत्या की गई और इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। इसने सबसे पहले इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, जिन्हें नियमित मुद्रा कहा जाता है, जिसमें चांदी का टका जो होता था, चांदी का जो सिक्का होता था उसे टका कहते थे और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था जिसे तुर्के चहलगानी के नाम से जाना जाता है। राजधानी जो थी वो अपनी लाहौर से कहाँ स्थानांतरित की थी, दिल्ली में। ठीक है दोस्तों। इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज जो था वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। एक अयोग्य शासक था। रुकनुद्दीन फिरोज की माँ, जिसका नाम था शाह तुर्कान, इनके रुकनुद्दीन फिरोज के अयोग्य शासक होने की वजह से अधिकांश शासन इनकी माँ ने ही किया। फिर रुकनुद्दीन फिरोज का जो था, तुर्की के अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज को हटा दिया और किसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान को जब बैठाया तो रजिया सुल्तान आप जानते हैं पहली मुस्लिम महिला शासिका थी और रजिया सुल्तान को तुर्की के अमीरों ने बंदी बना लिया और डाकुओं के द्वारा कैथल में रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई। फिर गैर तुर्की जो लोग थे, जो गैर तुर्की सामंत लोग थे, उन्होंने बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। किसे, बहराम शाह को। बहराम शाह को भी बंदी बना लिया गया और इसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली की सुल्तान बना। अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली का सुल्तान बना। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक और बताना चाहूँगा, ये जो बलबन जो था वो इल्तुतमिश का गुलाम था। इसने एक षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके अलाउद्दीन मसूद शाह को हटा दिया और नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। फिर गयासुद्दीन बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया। नासिरुद्दीन महमूद एक ऐसा शासक था जो टोपियाँ बना करके अपना जीवन निर्वाह करता था। ठीक है दोस्तों। फिर बलबन जो था नसरुद्दीन महमूद को हटा करके खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया और बलबन ने कई एक काम किए। सिजदा एवं पैबोस नामक जो प्रथा थी वो शुरू की थी, जिसमें सरदार के सामने लेट करके और पैरों को चूमना होता था। लौह एवं रक्त की नीति भी जो है बलबन के द्वारा स्टार्ट की गई। नवरोज उत्सव यानी नववर्ष का उत्सव भी बलबन के द्वारा मनाना शुरू किया गया। और एक प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, नाम सुना होगा आपने अमीर खुसरो का, ये जो थे किसके दरबार में थे, बलबन के दरबार में थे। ठीक है दोस्तों। तो ये था गुलाम वंश का एक छोटा सा संक्षिप्त इतिहास। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ। ठीक है दोस्तों। देखिए दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ, तो अभी मैंने आपको उसमें बताया था, देखा भी था आपने, 1206 से लेकर के 1290 तक का इतिहास है। तो 1206 में शुरू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया। तो दिल्ली की सल्तनत पर मैंने अभी आपको बताया था कि उसमें गुलाम वंश भी था, सैयद वंश भी, मैंने बोला कि गुलाम वंश भी आएगा, सैयद वंश भी आएगा, खिलजी वंश भी आएगा, लेकिन गौरी वंश नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि निम्नलिखित में से किसी ने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया, गौरी वंश ने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो अभी भी मैंने आपको बताया कि गुलाम वंश की जो स्थापना थी वो किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो थी लाहौर, और उस लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित जो किया था वो किया था इल्तुतमिश ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हो गई थी? तो मैंने दोस्तों आपको बताया कि चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की जो थी वो मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो है वो पोलो है, कुश्ती है, मलखम है, फुटबॉल है। चौगान नहीं है, ऐसी स्थिति में आप पोलो को अपना आंसर चुन सकते हैं, क्योंकि पोलो उससे मिलता जुलता खेल है। चलिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक एवं उद्धारक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक, देखिए संस्थापक तो जो थे क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक उद्धारक जो है वो माना जाता है इल्तुतमिश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? तो दोस्तों मैंने बताया कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी, और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी जो थी वो दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? तो किस उपनाम से जाना जाता है? गुलामों का गुलाम के नाम से इल्तुतमिश को जाना जाता है। देखिए दोस्तों, हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। तो नियमित मुद्रा, मैंने अभी आपको बताया था कि शुद्ध अरबी सिक्के जो जारी किए थे इल्तुतमिश ने, जिन्हें चांदी के सिक्के को टका और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था, नियमित मुद्रा जारी करने वाला कौन था? इल्तुतमिश। आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? यानी किसने अपने सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम जो है सर्वप्रथम अंकित करवाया था? तो ये थे अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया था? अदब ए तुर्कानी, तुर्कान ए चहलगानी, दल खालसा, दल पचासा। मैंने अभी आपको बताया था कि एक 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था जिसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इल्तुतमिश के शासन काल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ था? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इल्तुतमिश के शासन काल में एक मंगोल शासक था। कौन? मंगोल शासक, मंगोलों का आक्रमण हुआ था, और मंगोल शासक कौन था? चंगेज खां। चंगेज खां ने इल्तुतमिश के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? एबाज, नासिरुद्दीन महमूद, अली मर्दान या मलिक जानी? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो नियुक्त किया था वो किया था मलिक जानी को नियुक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इल्तुतमिश के समय निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इपियों का विद्रोह, या तुगरिल का विद्रोह, उज्बेकों का विद्रोह, जाटों का विद्रोह? दोस्तों इल्तुतमिश के समय में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था पियों का विद्रोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस मंगोल नेता या कमांडर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार नहीं की थी? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि मंगोल शासक कौन था? चंगेज खां। चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया था, और चंगेज खां ने सिंधु नदी पार नहीं की थी क्योंकि असहाय गर्मी और प्राकृतिक आवास के अभाव में सहायक ये सिंधु नदी पार नहीं की और वापस लौट गया था। कौन था? चंगेज खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? मैंने अभी आपको बताया था कि भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो मैंने अभी आपको बताया था कि रजिया सुल्तान जो थी वो किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, और इल्तुतमिश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रजिया बेगम को सत्ताच्युत यानी टर्मिनेट करने में किसका हाथ था? यानी कि रजिया बेगम को सत्ता से किसने हटाया था? मैंने आपको बोला था कि तुर्की के अमीर सामंतों ने रजिया सुल्तान को जो है वो हटा दिया था। तो ये हो गया तुर्कों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको नसरुद्दीन महमूद ने उलूग खां
की उपाधि प्रदान की थी। देखिए नसरुद्दीन महमूद, मैंने अभी आपको बताया, नसरुद्दीन महमूद एक ऐसा शासक था जो टोपी बना करके अपना जीवन गुजारा करता था। और नसरुद्दीन महमूद के साथ अपनी लड़की की शादी किसने की थी? बलबन ने की थी। तो नसरुद्दीन महमूद ने उलुग खां की उपाधि किसको दी थी? बलबन को दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नसरुद्दीन महमूद के काल में किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक दल बन गया था? तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि नसरुद्दीन महमूद का काल था और उस समय भारतीय मुसलमानों ने एक अलग दल बना लिया था और वो उसका नेतृत्व जो था वो इमादुद्दीन रिहान के द्वारा किया जा रहा था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? दोस्तों दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। क्या नाम था? गयासुद्दीन बलबन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति नहीं अपनाई? तो सीमा विस्तार की, लौह एवं रक्त की, निरंकुशता की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, निरंकुश तो बलबन था ही। लौह एवं रक्त की नीति मैंने अभी आपको बताया था कि अपनाई थी। सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी। सीमा विस्तार की जगह उसने साम्राज्य संगठन को ज़्यादा बल दिया था। किसको? साम्राज्य संगठन को ज़्यादा बल दिया था। तो सीमा विस्तार को नीति नहीं अपनाई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला निम्नलिखित अमीरों में से कौन था? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला जो अमीर था वो था बकवक, मलिक बकवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों बलबन ने जो उपाधि धारण की थी वो की थी जिल्ले इलाही की, जिसे बोला जाता है, अगर इसका अर्थ देखा जाए तो होता है अल्लाह की या ईश्वर की छाया। अल्लाह की छाया। ठीक है दोस्तों, तो जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा दैवी अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है राजा की गरिमा। इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो मैंने अभी आपको बताया था बलबन ने दैवी अधिकार का सिद्धांत भी बनाया था। तो वो क्या है? बलबन। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बलबन ने भारत में किस फारसी त्यौहार को मनाने की शुरुआत की थी? तो मैंने आपको बताया था कि बलबन ने जो नौरोज मनाना शुरू किया था, यानी नववर्ष का जो त्यौहार था नौरोज के रूप में मनाना शुरू किया था। चलिए दोस्तों, ये है अंतिम क्वेश्चन आपका। बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? किसने? पहले तो ये आप ध्यान रखिएगा, किसने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? बलबन ने खलीफा का सहायक कहा था। बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में कहा था? तो ये जो कहा था वो गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद। गढ़ मुक्तेश्वर दोस्तों आपको पता है कहाँ है? उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में। कहाँ? उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में। तो दोस्तों ये थे आपके गुलाम वंश यानी दास वंश से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो आपका खिलजी वंश से संबंधित आएगा। उसके बाद एक एक वंश जो है मैं लेकर के आपको पूरा मध्यकालीन इतिहास कवर करा दूंगा, ताकि आगे किसी भी एग्जाम में जाएंगे आपको दोस्तों मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि इस अगर मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाएँ इसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।